हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, और कोशिश यही रहेगी कि आज हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, जिसके एलिमेंट है 3 1 -1 2। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। हमें ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। a² - 5a + 7i। यहाँ पर i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर एज a, यानी कि 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है इक्वेशन का? a² - 5a + 7 टाइम्स आइडेंटिटी। ठीक है, हम a² को अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम LHS में ही पुट कर रहे हैं। a² का मतलब क्या है? इसका मतलब है a × a -5a + 7i, मतलब a अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, ये हो जाएगा हमारा a × a, दैट इज a² माइनस 5 टाइम a। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए है। यहाँ पर स्केलर क्या है? 5 है, प्लस 7 क्या है? ये भी स्केलर है। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, लीनियर कम्बिनेशन बनता है। ये 3 3 से होगा 9, और फिर 1 का -1 से होगा, दैट इज -1। तो इस तरीके से 8 आएगा। फिर हम करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो -3 -2, दैट इज -5। अगेन फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम से होगा, तो 3 1 जा 3 और 2 5 होगा, -1 एंड +4 3 होगा, माइनस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि जो स्केलर होता है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 और ये 10। 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज़ होगा यहाँ पर 7 0 0 7। इसके बाद क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 - 15, ये हो जाएगा -7, 5 - 5 ये 0 हो जाएगा, -5 और ये +5 0 हो जाएगा, 3 - 10 -7, और ये हमारा मैट्रिक्स 7 0 0 7। तो ये -7 + 7, ये 0 ये 0, -7 + 7। तो फाइनली ये आएगा क्या? 0 0 0 0, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को हम जीरो से कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। सो दिस इज सेम एज RHS। तो ये चीज़ हमारा यहीं पर प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x इफ x - 5 - 1। सो एक रो वेक्टर है, एक 3 by 3 मैट्रिक्स है और एक कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स, जो भी कही। इन तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। अब ये जीरो मैट्रिक्स है या जीरो है? सिंगल जीरो है। ठीक है, समझते हैं। ये एक रो मैट्रिक्स है 1/3 का, दूसरा मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है, और तीसरा मैट्रिक्स है 3/1 का। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा? देखिए 1/3 है, ये 3/3, तो ये 3 3, तो ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ये कंपैटिबल है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/3 मैट्रिक्स, और फिर हमारा 3/1 है। अगेन ये 1/3 और ये 3/1। फाइनली हमें क्या मिलेगा?
ये 3 ओवरलैप हो जाएगा तो 1/1 दैट इज एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे। x -5 -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 0 2 0 2 1 2 0 3 से। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे x4 1 से और ये 0 के इक्वल। तो सबसे पहले हम इस रो मैट्रिक्स को करते हैं 3x3 मैट्रिक्स से। तो इसको करेंगे हम इस कॉलम से। तो x +0 -2 x -2 आएगा। इसके बाद इसके नीचे तो और कोई रो है नहीं, तो फिर ये सेकेंड कॉलम से होगा। तो यहाँ पर 0 -10 दैट इज -10 ओनली। फिर हम इसको थर्ड कॉलम से करेंगे यानी कि इससे। तो 2x -5 और -3 x4 1 इक्वल टू 0। तो x -2 ये -10 ये 2x -8 x4 एंड 1 इक्वल टू 0। सो एक रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। सो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x -2 से, देन -10 टाइम्स 4 ये 40 हो जाएगा, प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आया ये 1/1 का मैट्रिक्स आया, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली ये 0 के इक्वल है, क्योंकि राइट साइड जो है वो हमारा एक 0 मैट्रिक्स है 1/1 का। तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा x² -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। x², ये -2x प्लस 2x ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -40 और -8 -48 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 48, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48। 48 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 12 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 एंड 4, तो 4√3 आएगा प्लस माइनस 4√3। ये x का वैल्यू आएगा। दो पॉसिबल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ which he sell in 2 market. Annual sale are indicated below. सो एक मैन्युफैक्चरर 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है XYZ, ठीक है, और 2 मार्केट है 1 एंड 2, वहाँ पर वो सेल करता है। X जो प्रोडक्ट है उसका 1000 यूनिट वो सेल करता है, Y का इसी तरह से 10,000 ये सेल करता है, इसका 2000 और ये 18,000। ये मार्केट 1 के लिए। उसी तरीके से मार्केट 2 के लिए 6000, 20,000 एंड 8000। तो ये जो थाउजेंड्स में दिए गए हैं ये यूनिट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि केजी में है या नंबर्स में है या डजन में। जो भी है हमें यूनिट का रेट दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर गिवन लाइक दिस 2.5, 1.5 and 1 rupees respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. सो हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसको बताना पड़ेगा कि दोनों मार्केट से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स करने का मतलब जो प्रोडक्ट है हमारे वो कितने यूनिट हैं। तो सबसे पहले हम एक यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। लेट द यूनिट मैट्रिक्स या प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोलिए इसको,
प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इसको ए नाम दे रहे हैं। और क्या है इसमें 10,000 2,000 18,000 10,000 2,000 एंड 18,000। सेकेंड रो में 6,000 20,000 एंड 8,000 6,000 20,000 एंड 8,000। ये हमारा एक्स के लिए, ये वाई के लिए, ये जेड के लिए, और ये हमारा मार्केट 1 को इंडिकेट कर रहा है, ये मार्केट 2 को। इसके बाद हमारे पास यूनिट प्राइस का मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का यूनिट सेल रेट दिया गया है, इसको एक मैट्रिक्स बनाते हैं। यूनिट सेल मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। और कितना है 2.5 1.5 एंड 1 2.5 1.5 एंड 1। ये हमारा प्रोडक्ट एक्स के लिए, ये वाई के लिए और ये जेड के लिए। तो टोटल रिवेन्यू हमारा जनरेट होगा, हम ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ये जो एक्स वाई और जेड प्रोडक्ट के यूनिट दिए गए हैं वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। ये एक्स का रेट है, ये वाई का रेट है, ये जेड का है पर यूनिट। ठीक है, तो हमें टोटल रिवेन्यू मिल जाएगा जब एक्स का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, वाई का इससे, जेड का इससे। तो एक मार्केट के लिए, मार्केट 1 के लिए हमको टोटल रिवेन्यू पता चल जाएगा। उसी तरीके से जब हम सेकेंड रो को इससे करेंगे तो हमको मार्केट 2 में जो टोटल रिवेन्यू जनरेट होगा उसका पता चलेगा। तो पहला नंबर है इसमें टोटल रिवेन्यू जनरेटेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी। सो ए मैट्रिक्स क्या है 10,000 2,000 18,000 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 देन 8,000। और मैट्रिक्स बी क्या है 2.5 1.5 एंड 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 10,000 से करेंगे तो 25 एंड 30 प्लस 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये होगा 300 एंड 0, फिर ये 18,000। उसी तरीके से सेकेंड रो को हम करेंगे इससे, तो 25 को हम करेंगे 6,000 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 9,000 प्लस, फिर हम 20,000 को 1.5 से करेंगे, तो ये होगा 30,000 प्लस 8,000। फाइनली सबको ऐड कीजिए 30 होगा, उसके बाद 6 एंड 46,000 8 9 17 एंड 30 47,000। ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट 1 के लिए। ठीक है, मार्केट 1 में इतना रिवेन्यू जनरेट हुआ और मार्केट 2 में इतना। मार्केट 1 में 46,000 रुपीज
and market 2 the total 47,000 rupees। इसका सेकेंड पार्ट में चलते हैं। If the unit cost of the above three commodities are rupees 2, rupees 1 and 50 पैसा respectively, find the gross profit। अच्छा, ये कोस्ट दिया गया है, जो भी प्रोडक्ट है उसका कोस्ट इतना है। सो ये यूनिट कोस्ट है और हमारे पास इतने सारे यूनिट्स हैं, तो हमको सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा और फिर इतना जो रिवेन्यू जनरेट हुआ उसमें माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इतना रिवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें जो कॉस्ट लागत हुआ होगा उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स, वी हैव यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स सी मान लेते हैं। कितना कितना है, 2, 1 एंड 50 पैसा। 2, 1 और 50 पैसा को अगर हम रुपीज में बदलें तो कितना होगा, 0.5। ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए और ये जेड के लिए। सो टोटल कॉस्ट फॉर एक्स, वाई एंड जेड इक्वल टू हमारा AC के इक्वल होगा 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210.5 से तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000 और ये 9,000। फिर सेकेंड रो का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 20,000 एंड 9,000, 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11,000, 31,000। ट्वेल्व और 4 ये 16,000, 16 और 20,000 ये होगा 36,000, 36,000। इतना हमारा टोटल कॉस्ट हुआ। ये रहा हमारा मार्केट 1 में इतना लागत और मार्केट 2 में। ठीक है, तो मार्केट 1 में जो भी प्रोडक्ट सेल किए गए थे, जो प्रोडक्ट वहाँ पर ले जाए गए थे, उसमें 31,000 टोटल कॉस्ट लगा था और सेल करके वहाँ पर रिवेन्यू जनरेट किया गया 46,000। उसी तरीके से मार्केट 2 में जो भी प्रोडक्ट सेल किए गए XYZ, जितने यूनिट और उनका जो रेट था उस हिसाब से, तो उसमें जो लागत लगा था, उसमें जो खरीदा गया होगा 36,000, सेल करने के बाद 47,000 का रिवेन्यू जनरेट हो। तो प्रॉफिट कितना होगा, हम इसमें से इस कॉस्ट मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। टोटल प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1 एंड 2। पहले कितना था, ये AB और दूसरा हो जाएगा हमारा AC। AB माइनस AC। AB कितना आया, 46,000 एंड 47,000, 46,000 एंड 47,000। इसमें माइनस करेंगे हम कॉस्ट मैट्रिक्स को, 31,000 और 36,000। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 5, 4 में 3, 1,
मार्केट 1 से हमारा 15,000 का प्रॉफिट होगा और इसमें से 11,000 का, और अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा दोनों मार्केट से मिला करके कंबाइंड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक 2/3 मैट्रिक्स से तो हमें ये एक मैट्रिक्स मिल रहा है, ये भी हमारा 2/3 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है यानी कि ये, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होगा ना। अब ये जो है हमारा, ये ऑलरेडी 2/3 का है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए, तब ये 2 और 2 सेम होगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होगा और रिजल्ट भी आएगा 2/3 का मैट्रिक्स, यानी कि एक्स जो है वो हमारा 2/2 मैट्रिक्स होना चाहिए। So for the product to be defined, the order of the matrix X must be 2/3. Now let मैट्रिक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी, ये उसके एलिमेंट हैं। देन ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है -7 -8 -9 2 4 6। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा a + 4b, देन c + 4d, फिर ये होगा 2a + 5b 2c + 5d 3a + 6b देन 3c + 6d, और ये हमारा इक्वल है -7 2 -8 4 -9 6। अब यहाँ से हमको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, उसी तरीके से सी और डी का वैल्यू निकालने के लिए भी दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो a + 4b = -7, दूसरा 2a + 5b = -8, तो a + 4b = -7, 2a + 5b = -8। ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन आएगा और हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो 3a + 6b = -9, 3 कॉमन लेकर के कैंसल आउट करेंगे तो a + 2b = -3। अब सही है। इस इक्वेशन में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो a कैंसल आउट हो जाएगा, 4b में 2b माइनस होगा तो 2b बचेगा, -7 और +3, तो ये -4, तो b = -2 आएगा। अगर b -2 है तो a = क्या होगा, -7 4 टाइम्स -2, ये -8 हो जाएगा, +8 इधर आकर के तो ये 1 बचेगा। सो a = 1 आया, b = -2। अब अगर आप चेक करना चाहें कि ये वैल्यू सही है या नहीं, तो सेकेंड इक्वेशन हमने कंसीडर नहीं किया था, इसमें रख करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा। 2 टाइम्स 1 + 5 टाइम्स -2,
तो ये आएगा हमारा 2 माइनस 10 इक्वल टू -8, जो कि इसके बराबर है। सेकेंड एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों इक्वल हैं, तो ये सही है। इसके बाद हमको सी और डी का वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन फिर से चाहिए, तो हम इक्वेट करते हैं इसको इसको, उसके बाद इसको इसको और इसको ले लेते हैं। सी प्लस 4d इक्वल टू 2, 3 टाइम्स सी प्लस 2d इक्वल टू 6, तो 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। सी प्लस 4d इक्वल टू 2 और ये सी प्लस 2d इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2d इक्वल टू 0, दैट इज d इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 2 माइनस 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू आया 2, d का वैल्यू 0। सेटिस्फाई ये कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप इसमें रख लीजिए 2 टाइम्स 2 प्लस 5 टाइम्स 0 इक्वल टू 4, जो कि इसके इक्वल है, तो आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि कम्यूट कर रहा है, दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन टाइम्स ए। फिर ये भी प्रूव करना, ये दोनों ही इंडक्शन से प्रूफ होगा। चलिए करते हैं। तो हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, पी एन ए बी इक्वल टू बी ए जब कम्यूट कर रहा है तब ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। सो फॉर एन इक्वल टू 1, पी वन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इस पे पावर 1 इक्वल टू ए बी। और क्योंकि ये कम्यूट कर रहा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ए। अब यहाँ पर हम b पर पावर 1 और a लिख सकते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो इसका मतलब है कि p के स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा जब भी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ए बी टू द पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के ए। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे के इक्वल टू 1 के लिए। सो पी के प्लस 1 के लिए हम लोग को प्रूव करना है, यानी कि ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू हमको बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए दिखाना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर के इंटू बी। बी टू द पावर के प्लस 1 को हमने ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, बी को अलग कर दें। क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव लॉ। नाउ जो हमने एज्यूम किया अभी कि के के लिए ये ट्रू है, तो ए बी टू द पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के टाइम्स ए, तो हम इसकी जगह पर इसको पुट कर देंगे, तो इक्वल टू बी टू द पावर के टाइम्स ए इंटू बी। नाउ अगेन एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो बी टू द पावर के को अलग करके हम ए बी को साथ में रखते हैं। नाउ बी टू द पावर के इक्वल टू बी ए, क्योंकि कम्यूट कर रहा है, ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। और ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। हालांकि कम्यूटेटिव होता नहीं है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए बी इक्वल टू बी ए दिया गया है ये चीज़, तो ए बी इक्वल टू बी ए हम इसको यूज कर रहे हैं। अगेन एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे हम,
तो बी टू द पावर के और बी को साथ में लेंगे और ए को अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा बी टू द पावर के प्लस वन और ये ए। इसका मतलब है के प्लस वन के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन एंड हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसमें अगला पार्ट हमको प्रूव करना है ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन। सो हम अगेन दूसरा पार्ट इसका मान लेते हैं हमारा स्टेटमेंट। जब ए बी इक्वल टू बी ए है देन ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर फॉर एन इक्वल टू वन। ये होगा ए बी, और क्योंकि ये कम्यूट कर रहा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको पावर वन रेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं, ये चीज़ नहीं है ना। बी पे पावर, ओहो यहाँ पर अभी नहीं लगाना है कम्यूटेटिव लो, बस इतना ही। ए बी टू द पावर वन इक्वल टू ए बी होगा, हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर वन बी टू द पावर वन। दिस मीन्स पी वन इज ट्रू, एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। नाउ लेट पी के इज ट्रू और एन इक्वल टू के के लिए, दैट इज पी के जब भी हमारा कम्यूट करेगा ए बी इक्वल टू बी ए, देन ए बी टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर के बी टू द पावर के। नेक्स्ट हमको प्रूव करना है ए बी टू द पावर के प्लस वन इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस वन इंटू बी टू द पावर के प्लस वन। सो नेक्स्ट ए बी टू द पावर के प्लस वन, हम इसको लिख सकते हैं ए बी टू द पावर के इंटू ए बी। नाउ वी हैव फ्रॉम इंडक्शन हाइपोथेसिस ए बी टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के, क्योंकि हमने माना है कि के लिए ये ट्रू है तो ये चीज़ होल्ड करेगा। सो दिस इक्वल टू ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू ए बी। नेक्स्ट हम लोग अब यूज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो दिया गया है ए बी इक्वल टू बी ए। सो ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू बी ए, सिंस ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए कम्यूट कर रहा है बी के साथ। नाउ ए टू द पावर के ये हो जाएगा बी टू द पावर के और बी, एसोसिएटिव लॉ से हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं और ए अलग रहेगा, एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। सो ए टू द पावर के ये हो जाएगा बी टू द पावर के प्लस वन और फिर ये ए। नाउ अब यहाँ पर आता है असली खेल कि हम ए को इधर कैसे लाएंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए बी इक्वल टू बी ए कम्यूट कर रहा है बी के साथ। अगर ए कम्यूट कर रहा है बी के साथ तो ए कम्यूट करेगा बी के हर एक पावर के साथ। ठीक है, इसको समझते हैं। ए यहाँ पर कैसे आएगा, बी यहाँ पर कैसे आएगा। ए टू द पावर के ए बी टू द पावर के प्लस वन, ये कम्यूट कैसे कर रहा है इसको यहाँ पर समझते हैं। ए बी टू द पावर इधर है ना, बी के प्लस वन और ए। सो बी टू द पावर के प्लस वन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बी
इंटू बी ऐसे करते हुए k+1 टाइम्स और लास्ट में ए। तो अगर ये कम्यूट कर रहा है तो बी बी लास्ट वाला ए और बी ये कम्यूट करेगा, ठीक है। ए और बी कम्यूट कर रहा है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। अगेन इसके पहले ए के पहले फिर यहाँ पर बी होगा तो ये दोनों भी कम्यूट करेगा, ए फिर से यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो बी होगा फिर ए यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करते करते हम ए को यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए अगर बी के साथ कम्यूट कर रहा है तो बी के हर एक पावर के साथ भी कम्यूट करेगा, ये इसका मतलब है। सो इसीलिए ए टू द पावर के और ए को हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है और इसीलिए ए टू द पावर k+1 इंटू बी टू द पावर k+1। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि k+1 के लिए भी ये ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी कर देते हैं। सो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ये होगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, देन बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। इसमें ये 0 और ये 0 हो रहा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 होगा। हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ठीक है। इनको अगर हम एक साइड ले आते हैं, 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा या फिर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, तो इससे ऑप्शन सी सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric, then A is diagonal matrix, A is square matrix, A is zero matrix, none of these। So इंफॉर्मेशन क्या है? A सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। ऑल्सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इम्प्लाइज A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। दोनों का डेफिनेशन अप्लाई कर दिया। सो अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A है और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A और इक्वल टू माइनस ऑफ A, सेकेंड और थर्ड इक्वलिटी लेकर के चलते हैं हम, A इक्वल टू माइनस ऑफ A, दिस इम्प्लाइज A प्लस A इक्वल टू 0। सो 2A इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2 क्योंकि स्केलर है वो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है वही हमारा 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। 2 हमारे स्केलर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, उससे हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो इसको 0 नहीं बनाएगा, या तो मैट्रिक्स ही 0 होगा फिर। तो ऑप्शन हमारे पास है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? किसी मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होने चाहिए,
बाकी डायगोनल एंट्री के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, उसमें नॉन जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल होता है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, ए अगर सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें दी गई है ना, कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर दोनों में से एक चीज़ ना हो तब भी स्क्वायर होगा, ये बस सिमेट्रिक होगा तब भी स्क्वायर होगा। दोनों चीज़ें से स्पेशल चीज़ क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें को होने से स्पेशल चीज़ ये हो रहा है कि ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर इसका। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए क्यूब इक्वल टू माइनस आई प्लस ए क्यूब माइनस 7 ए इज इक्वल टू, अच्छा ये कैलकुलेट करना है। आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स क्यूब माइनस 7 ए। पता है मैट्रिक्स भी ये फॉर्मूला होल्ड करते हैं, बट सही ऑर्डर में। ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करें तो हम ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसमें 2ab नहीं होगा, इसमें ए बी होगा प्लस बी ए होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, ये होता है। क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो एक बार ए को बी से करेंगे, एक बार बी को ए से करेंगे। और ये दोनों चीज़ क्योंकि इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो, हम यहाँ पर ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इनको 3 टाइम्स, -7a आई प्लस ए। जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का आई से करेंगे, आइडेंटिटी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्क्वायर दैट इज आइडेंटिटी। फिर आइडेंटिटी को ए से करेंगे तो ए होगा, फिर ए को आइडेंटिटी से करेंगे तो फिर से ए होगा, फिर ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, -7 आइडेंटिटी प्लस ए, ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम ए और ए को जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस ए स्क्वायर -7a। नाउ आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे, आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी को ट्वाइस ऑफ ए से करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ ए होगा। आइडेंटिटी को ए स्क्वायर से करेंगे, ए स्क्वायर रहेगा। ए को आइडेंटिटी से करेंगे, ए होगा। ए को 2a से करेंगे तो 2a स्क्वायर, और ये होगा ए क्यूब -7a इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस 2a, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है ना, ए रख देते हैं प्लस ए प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है, फिर से ए हो जाएगा। यहाँ पर ए क्यूब है ना, तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे हम, तो ए स्क्वायर की जगह पर हम फिर से ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -7a। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, ए स्क्वायर फिर से ए हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये जो है ना ए स्क्वायर इक्वल टू ए, जब भी ऐसा होता है तो ये मैट्रिक्स कहलाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आप लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो जब भी ये चीज़ होता है, आप ए का कोई भी nth पावर रेज करेंगे, ये हमेशा ए के इक्वल आता है। यहाँ पर देखिए ए क्यूब है, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है तो ए रख देते हैं, फिर ए। अब ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो जाता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया। इसका मतलब इसका कोई भी पावर रेज करें ना, हमेशा ए ही आएगा, तो ये हो जाएगा ए। अब हम जोड़ देते हैं फाइनली 2a 3a 4a फिर 6a 7a और -7a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं
सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।